गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ टारगेट डिफेंस एकेडमी। बेटा आज है 21 मार्च और 21 मार्च में ही टॉप 10 करंट अफेयर्स को हम आज आपके सामने लेके आ गए हैं। बेटा 21 मार्च की क्या क्या बड़ी अफेयर्स है इसको आज हम डिस्कस करेंगे। बट एक चीज और जान लें, 21 मार्च का अपना एक अलग ही वैल्यू है। क्यों? क्योंकि बेटा आज इक्विनॉक्स है। आज दिन और रात बराबर है। आज 12 घंटे का दिन है और 12 घंटे की क्या है, रात है। ठीक है, आज के दिन क्या है, सन की रेस कहां पे परपेंडिकुलर पड़ रही है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे? बिल्कुल नहीं, इक्वेटर पर। याद रखिएगा। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पेपर में बनता है। ठीक है बेटा, आज है 21 मार्च और 21 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स का बेटा मतलब होता है जब दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आज सन की रेज इक्वेटर पे परपेंडिकुलर पड़ रही है और जब भी सन की रेज इक्वेटर पे परपेंडिकुलर पड़ती है तो बेटा दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसे ध्यान रखिएगा। ठीक, इसके अलावा आज आपका एक इंपॉर्टेंट डे है। कौन सा? इंटरनेशनल फॉरेस्ट्री डे। इंटरनेशनल फॉरेस्ट्री डे की अगर हम बात करते हैं तो फॉरेस्ट की अवेयरनेस को इंक्रीज करने के लिए हमने इसको शुरू किया है। तो सिंपल सा एक क्वेश्चन है जो इससे बन सकता है कि इंटरनेशनल फॉरेस्ट्री डे 2025 की थीम क्या है ना? तो इसकी जो थीम है वो पूछ सकता है, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल फॉरेस्ट्री डे 2025? फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, फॉरेस्ट एंड हेल्थ, फॉरेस्ट एंड फूड, फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। तो बेटा इसकी जो थीम है, अंतरराष्ट्रीय वन की दिवस 2025 का विषय क्या है? वन और नवाचार, वन और स्वास्थ्य, जंगल और भोजन, वन और स्थायी उत्पादन और खपत। तो बेटा देखो, अगर देखा जाए तो 2025 की थीम पूछी गई है जो कि है फॉरेस्ट एंड फूड, जंगल और भोजन। ठीक है, ये जो फॉरेस्ट एंड इनोवेशन है ये 2024 की थीम है। फॉरेस्ट एंड हेल्थ जो है बेटा 2023 की थीम है ना? फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ये बेटा 2022 की थीम है। तो याद रखिएगा, मैंने आपको पुरानी थीम इसलिए दे दी है, कभी कभी क्वेश्चन को ट्रिकी बनाने के लिए मैच करने को दे देता है 4 साल की थीम और 4 ईयर्स को, और उसमें क्या होता है फिर आप फंस जाते हो। तो इसे ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन कैसा भी आएगा आप उसे कर सकते हो, कैसे कर सकते हो ये मैं आपको समझाता जा रहा हूँ। देखिए फॉरेस्ट की अगर हम बात करें बेटा, फॉरेस्ट एंड फूड इस साल की थीम है, फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस को बताने के लिए। अब देखो इंडिया भी इसके लिए बहुत ज्यादा अवेयर है। किसके लिए? फॉरेस्ट की। इंडिया में 25.17% एरिया पे क्या है, फॉरेस्ट एंड टी कवर एरिया है। ठीक है, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है बेटा, हर 2-2 साल में आती है। ठीक है, अभी रिसेंटली दिसंबर में रिलीज हुई है। ठीक है, 1987 से ये शुरू हुई थी, बाई एनुअल होती है, 2 साल में एक बार आती है। और इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया के टोटल लैंड पर कितने परसेंट फॉरेस्ट एंड ट्री कवर एरिया है? 25.17%। टेक्निकली होना कितना चाहिए? ठीक है, इंटरनेशनल रूल बोलता है कि टोटल लैंड के 33% मतलब 1/3 पर आपका क्या होना चाहिए, फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। टोटल लैंड के 1/3 एरिया पर आपका कितना कवर फॉरेस्ट होना चाहिए? 1/3 एरिया पर। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इंडिया में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है कहाँ पर, ये क्वेश्चन बनता है ना? इंडिया में सबसे ज्यादा बेटा फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो एरिया वाइज सबसे बड़ा एरिया है एमपी, फिर अरुणाचल प्रदेश और देन छत्तीसगढ़। ठीक है, टॉप 3 स्टेट फॉरेस्ट के मामले में देखा जाए तो सबसे आगे एमपी है। इंडिया में फॉरेस्ट कवर एरिया सबसे ज्यादा कहाँ है? एमपी में। इसीलिए नेशनल पार्क भी सबसे ज्यादा कहाँ पर है? एमपी में। और इंडिया की सबसे बड़ी ट्राइब जो कि है गोंड, वो भी कहाँ पाई जाती है? एमपी में। याद रखिएगा, सब चीजें आपस में रिलेट करते हुए होती है। ट्राइब्स की बात हो, चाहे फॉरेस्ट एरिया की बात हो, चाहे नेशनल पार्क की बात हो, ये सब आपस में रिलेट करते हैं। और जब तक आप इसको रिलेशन के साथ नहीं समझेंगे तब तक आप चीजों को हमेशा भूलते जाओगे। तो याद रखिएगा, इंडिया में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर एरिया कहां पर है? एमपी में। लेकिन अगर यही फॉरेस्ट कवर एरिया, ठीक है, फॉरेस्ट कवर अकॉर्डिंग टू एरिया की जगह पर परसेंटेज वाइज पूछे तो सबसे ज्यादा बेटा कहां पर है? लक्षद्वीप पर। याद रखिएगा। अब देखिए परसेंटेज वाइज हमें क्या होता है, ये एक रेशियो होता है, परसेंट में निकालते हैं, फॉरेस्ट कवर डिवाइड बाय टोटल लैंड। अब लक्षद्वीप तो बहुत छोटा है लेकिन उसके 90% एरिया पर क्या है? फॉरेस्ट कवर है। तो अब लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर एरिया है परसेंटेज वाइज पर। तो दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एरिया वाइज और परसेंटेज वाइज।
इसे याद रखिएगा। दुनिया में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है बेटा? रशिया में। और दुनिया में सबसे ज्यादा परसेंटेज वाइज फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है? सूरीनाम में। तो ये सब पॉइंट्स हैं जो अक्सर पेपर में आते हैं और आपको कंफ्यूज कर जाते हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा। फॉरेस्ट हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब हम फॉरेस्ट की बात करते हैं तो फॉरेस्ट के यूजेस हमारी लाइफ के लिए, या फॉरेस्ट हमारी तरह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फॉरेस्ट हमारी डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरीके से इंपॉर्टेंट होता है ना। डायरेक्ट यूज अगर हम फॉरेस्ट की बात करते हैं तो हम उससे वुड एक्सट्रैक्ट करते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, है ना, उसके प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं, फल यूज़ करते हैं, उससे कॉस्मेटिक और डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ठीक है, तो हम लोग फॉरेस्ट का बहुत सारा यूज़ करते हैं। जो हमें दिखाई दे रहा है वो उसका डायरेक्ट यूज़ है। याद रखिएगा, टेक्निकल क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ, पेपर में आ चुका है आपके। जो हमें दिखाई दे रहा है दैट इज डायरेक्ट यूज, लेकिन जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है दैट इज द इनडायरेक्ट यूज ऑफ फॉरेस्ट। अब इनडायरेक्ट यूज ऑफ फॉरेस्ट बेटा क्या होता है? जैसे सॉइल इरोजन को रोकना, ये कौन करता है? फॉरेस्ट करता है। क्या हमें दिखाई देता है? नहीं, लेकिन वो बैकएंड पर काम कर रहा होता है। ठीक है। ऑक्सीजन साइकिल को मेंटेन करना, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल को मेंटेन करना, ये सब किसका काम है? फॉरेस्ट का। ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो वो वाटर के सॉइल सॉरी फॉरेस्ट के वो काम जो हमें दिखाई नहीं देते हैं दैट इज इनडायरेक्ट यूज, और जो दिखाई दे वो कौन सा होता है? डायरेक्ट यूज। तो फॉरेस्ट को हम दो तरीके से यूज करते हैं, याद रखिएगा। और बेसिकली इस डे को मनाने का जो मेन पर्पस है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट को समझाना। बेटा फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत यूजफुल है, इसका हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेली लाइफ में कितनी जगह यूज करते हैं। ठीक है। और टोटल लैंड के 33% में फॉरेस्ट होना चाहिए, जो कि है नहीं हमारे पास। ठीक है। लगातार ये डिक्लाइन कर रहा है। इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट को थोड़ा पढ़िएगा, आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने आपको बता दिए फिलहाल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। विच मिशन विल बी ब्रिंग नासा साइंटिस्ट सुनीता विलियम एंड बुच विलमोर बैक टू अर्थ फ्रॉम आईएसएस? आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इसे बोलते हैं आईएसएस। तो भाई वो कौन सा मिशन है तो जो इनको वापस लेके आया? तो क्रू 10। अब सुनीता विलियम तो पूरा दुनिया भर में छाई हुई है, इंडिया ओरिजिन की है ना। तो एक क्वेश्चन बन सकता है, सुनीता विलियम भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो बेटा किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से, है ना। सुनीता विलियम का संबंध अगर हम बात करें तो किस राज्य से है? गुजरात से। और गुजरात में झूलनसान, झूलनसान गांव है जो सुनीता विलियम का पैतृक गांव है ना। यहाँ पर इनके अभी भी भाई बहन रहते हैं। तो ये याद रखिएगा, बेसिकली सुनीता विलियम एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट है जो क्रू 9 के थ्रू पहुंची थी स्पेस में। ठीक है, क्रू 9 के थ्रू ये स्पेस में गई थी, है ना। और 9 महीने से वहां पे फंसे हुए हैं ये लोग, है ना। बेसिकली इन लोग को वहां पर जाके करना क्या होता है बेटा? इस इंटरनेशनल स्पेस सेंटर है, स्टेशन है। तो स्पेस स्टेशन की से पूरे स्पेस की मॉनिटरिंग करना, उसकी मेंटेनेंस करना, है ना। वहाँ का सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से चल रही है कि नहीं चली, उसको मॉनिटर करना, ये इनका काम होता है। तो हर एस्ट्रोनॉट वहाँ पर रहता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। और सुनीता विलियम स्पेस वॉक करने वाली, सबसे लंबे टाइम तक स्पेस वॉक करने वाली महिला बन गई। इनके नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड आ गया है ना। स्पेस में जाने का इनका बहुत पुराना नाता है ना। बहुत पहले से स्पेस प्रोग्राम में ये इनरोल्ड है। बेसिकली ये यूएस नेवी के एक रिटायर ऑफिसर हैं, बाद में इन्होंने नासा ज्वाइन कर लिया था और तब से ये एक एस्ट्रोनॉट के नाम रूप में जाना माना एक नाम बन गई है। ठीक है। इनके फादर जो थे बहुत पहले ही इंडिया छोड़कर यूएस चले गए थे, तो इनका ओरिजिन इंडिया है बट इनका प्रॉपर नेशनैलिटी कहाँ की है? यूएस की है। तो सुनीता विलियम को लेकर पूरा इंडिया प्रेयर कर रहा था, जगह जगह हवन चल रहे थे ताकि वो प्रॉपर तरीके से आ जाए। फाइनली वो प्रॉपर तरीके से उनका कैप्सूल लैंड कर गया। कहाँ पर लैंड कर गया? गल्फ ऑफ मैक्सिको पे, है ना। उसको आपने वीडियोस भी देखी होगी। तो ये भी पूछ सकता है सुनीता विलियम की लैंडिंग कहाँ हुई? तो गल्फ ऑफ मैक्सिको, है ना। गल्फ ऑफ मैक्सिको बेटा दुनिया की सबसे बड़ी गल्फ है, इसे याद रखिएगा। गल्फ ऑफ मैक्सिको दुनिया की सबसे बड़ी गल्फ है, इसको याद रखना है आपको। और क्रू 10 के थ्रू ये वापस आई है। क्रू 9 के थ्रू गई थी, 9 मंथ्स तक वहां पे स्ट्रक रही, है ना। लगभग ये पूछा जा सकता है कि सुनीता विलियम कितने दिन तक स्पेस में रही, है ना। तो 286 डेज याद रखिएगा बेटा। कितने दिन तक? 286, 286 दिन तक ये स्पेस में रही। लगभग 9 महीने हैं, लेकिन
286 डेज आप मान सकते हैं। और इन्होंने स्पेस वॉक करी है 62 आवर अप्रोक्सीमेट। कितने घंटे स्पेस वॉक करी बेटा? 62 आवर, जो वर्ल्ड लेवल पर चौथे नंबर पे आ रहा है। सबसे ज्यादा जो स्पेस वॉक करी है वो रशिया के एक एस्ट्रोनॉट ने करी है, ठीक है। उनका नाम है, ठीक है, एनाटोली, ठीक है, याद रखिए उनका नाम है एनाटोली, ठीक है। तो एनाटोली लगभग 84 आवर्स तक, ठीक है, रॉसकॉस्मोस के ये एस्ट्रोनॉट थे, ठीक है, जिन्होंने 84 आवर्स, सॉरी 82 आवर्स तक, 82 आवर्स तक वहां पर क्या किया है? स्पेस वॉक करी है, ठीक है। सुनीता विलियम ने कितनी देर तक की है? 62। तो याद रखिएगा कि महिलाओं में सबसे ज्यादा है, इनका नाम है, पहली महिला है जो इतनी लंबे टाइम तक स्पेस वॉक किया है। बाकी सबसे ज्यादा स्पेस में रहने वाले एनाटोली जो है, ये याद रखिए, एनाटोली एस आपके रशिया के रॉसकॉस्मोस के एस्ट्रोनॉट है, ठीक है। तो थोड़े बहुत फैक्ट्स हैं, इनको याद रखिएगा, इससे आपके पेपर में क्वेश्चन बन सकते हैं, जीके के भी और इधर उधर हर तरीके के, तो इसे ध्यान रखना है आपको। चलिए क्रू 10 की अगर हम बात करते हैं तो क्रू 10 गया, ठीक है। ये 10th ऑपरेशन था, नासा और स्पेस एक्स ने मिलकर किया था, है ना। और ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के थ्रू, ठीक है, 4 लोग वहां पे गए थे, है ना। एनी मैकलेन, निकोल आयर, ये दोनों नासा से हैं। कहाँ से बेटा? नासा से। टोक्यो ओंशु, ये जाक्सा से, जापान की जो स्पेस एजेंसी है। और क्रिल पेस्कोव रॉसकॉस्मोस से हैं। ये रॉसकॉस्मोस जो है ये रशिया की स्पेस एजेंसी है। तो अभी 4 लोग गए हैं, ठीक है। उसी स्पेस क्राफ्ट से सुनीता विलियम वापस आई, ये पहुंचे और वो अब वापस आई। तो इसे ध्यान रखिएगा, इस पे भी मैंने आपको एक वीडियो बना के बताया था सब कुछ, ठीक है। शॉर्ट्स वगैरह में मैं आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताता ही रहता हूँ। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ इंडियन म्यांमार बॉर्डर प्लान टू बी फेंस्ड? ठीक है, अभी क्या हुआ, अभी इंडिया और म्यांमार बॉर्डर की फेंसिंग स्टार्टिंग हो गई है ना। पहले क्या था, ये ओपन बॉर्डर था, मतलब इंडिया और म्यांमार का जो बॉर्डर था बेटा टोटली ओपन था। 200 मीटर उधर आप जा सकते हैं, वो इधर 200 मीटर आ सकते हैं, है ना, और बीच में जंगल है, ठीक है। लेकिन अब इसकी फेंसिंग शुरू हो गई है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट इंडिया आ रहे हैं, बहुत सारे लोग इंडिया में घुसपैठ कर रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए इसकी फेंसिंग शुरू कर दी गई है। तो अब 2 तरह के क्वेश्चन आ गए, ठीक है। अब इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे कौन कौन से इंडिया के स्टेट कनेक्टेड है ना। तो बेटा जब हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट की, है ना, तो नॉर्थ ईस्ट में कुछ इस तरह का मैप होता है। और नॉर्थ ईस्ट में इधर से पूरा ये पूरा इस तरह से ये म्यांमार से कनेक्ट है। 4 स्टेट इंडिया के, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, देन आपका नागालैंड, ठीक है बेटा, देन आपका मणिपुर, और नीचे सबसे है मिजोरम, ठीक है। तो 4 स्टेट्स म्यांमार के साथ बाउंड्री बनाते हैं, और टोटल बाउंड्री की जो लेंथ है वो 1643 किलोमीटर है, 1643 किलोमीटर है, इसे ध्यान रखिएगा। तो नागालैंड, सॉरी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये ऑर्डर है ऊपर से नीचे, ठीक है। इंडिया के 4 स्टेट इनके साथ बाउंड्री बनाते हैं। साथ ही साथ ये एक रिच बायोडाइवर्सिटी रीजन भी है। कौन सा? इंडो म्यांमार बॉर्डर, बहुत ही रिच बायोडाइवर्सिटी रीजन है। इसी वजह से यहाँ पे बहुत सारी फेंसिंग नहीं की जा रही थी, लेकिन अब क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें हो गई हैं तो अब यहाँ पे फेंसिंग करने की शुरुआत हो गई है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये पूरा बॉर्डर है इंडो म्यांमार बॉर्डर, ठीक है। ये पूरा आपका आप देख सकते हैं, ठीक। ये पूरा बॉर्डर है, इधर आपका म्यांमार है। म्यांमार का पुराना कैपिटल क्या है? बर्मा। नया कैपिटल क्या है? नाफिताऊ। नेफिताऊ उसका नया कैपिटल है, याद रखिएगा, ठीक है। और नाफिताऊ इसका नया कैपिटल है, और क्यात इसकी करेंसी है, कहाँ की? म्यांमार की, ठीक है। और म्यांमार की सबसे बड़ी नदी जो है वो है मेकोंग, याद रखिएगा। म्यांमार में एक नदी आपको मिलती है, उसका नाम क्या है? मेकोंग, ठीक है। वैसे तो मेकोंग को गंगा ऑफ साउथ ईस्ट एशिया कहा जाता है, क्योंकि मेकोंग जो है ये सारे देशों से होकर जाती है,
है ना, 5 साउथ ईस्ट एशियन नेशन से जाती है। आसियान नेशन हमारे बेटा 10 है, लेकिन उनमें से 5 से मेकोंग होके जाती है। ठीक है, इंडिया का मेकोंग गंगा कोऑपरेशन है, ठीक है, जिसके तहत मेकोंग और गंगा नदी के बीच एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करने की बात हुई है ना। तो उसमें 6 देश आते हैं, ठीक है, 5 ये जो इधर है, कौन कौन से 5? वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार एंड थाईलैंड प्लस इंडिया। मेकोंग गंगा कोऑपरेशन में कितने देश हैं बेटा? 6, याद रखिएगा। चाइना से मेकोंग नदी ओरिजिन करती है, बट चाइना इसका हिस्सा नहीं है। मेकोंग नदी का ओरिजिन बेटा कहाँ से होता है? चाइना से होता है, बट चाइना इसके अंदर नहीं आएगा। ठीक है, चलिए यहां से देखते हैं। इंडिया म्यांमार बॉर्डर इज अ इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार, फॉर्मली नोन एज बर्मा। बॉर्डर इज 1643 किलोमीटर और 1021 माइल इन लेंथ, है ना। ठीक है, अब ये याद रखिएगा, ये चाइना और बांग्लादेश के साथ भी म्यांमार बाउंड्री बनाता है। तो म्यांमार साउथ एशियन नेशन में 2 नेशन और है इंडिया के अलावा जिससे अपनी बाउंड्री शेयर करता है, ऊपर से चाइना, इधर से बांग्लादेश। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, और म्यांमार का कैपिटल क्या बेटा? नेफिटाओ। ठीक, चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल डिटेल वीडियो हम बनाएंगे क्योंकि अभी ये चल रहा है। विच कंट्री होस्टिंग द कबड्डी वर्ल्ड कप 2025? पहली बार ऐसा हुआ कबड्डी वर्ल्ड कप एशिया से बाहर हो रहा है। कहां से बाहर हो रहा है? एशिया से बाहर। ठीक है, एशिया में ना होकर एशिया से बाहर हो रहा है। वो कहाँ हो रहा है बेटा? इंग्लैंड में। ठीक है, ये कबड्डी वर्ल्ड कप जो है, वैसे तो कबड्डी में इंडिया का दबदबा बहुत ज़्यादा है, बट ये कबड्डी वर्ल्ड कप इस बार इंग्लैंड में हो रहा है। वैसे इंडिया वहाँ पर अभी भी लीड कर रहा है, लेट्स सी, इंडिया अच्छा ही करेगा, आई थिंक फिर विनर इंडिया होगा। एशिया की टीम्स कबड्डी में काफ़ी ज़्यादा अच्छा करती हैं। ठीक है, तो भाई 17 मार्च से 23 मार्च 2025 के बीच में ये वर्ल्ड कप चल रहा है। इसको होस्ट इंग्लैंड कर रहा है। ठीक है, मेल में 10 टीमें हैं, फीमेल में 6 टीमें हैं। ठीक है, पिछला वाला जो कबड्डी वर्ल्ड कप था वो कुलालमपुर मलेशिया में हुआ था, और उसको चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में किसका दबदबा था? इंडिया। इंडिया ने डिफेंडिंग चैंपियन है, याद रखिएगा। मेल फीमेल दोनों में डिफेंडिंग चैंपियन कौन है भाई? इंडिया है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना है, करंट डिफेंडिंग चैंपियन इंडिया है। इंडिया ने दोनों, ठीक है, मेल में ईरान को हराकर ये ट्रॉफी जीती थी, और फीमेल में चाइना को हरा के ट्रॉफी जीती थी, याद रखिएगा, 2023 की बात है। ठीक, अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये इसका बेटा सेकेंड एडिशन है। ठीक है, वर्ल्ड कबड्डी एसोसिएशन के अंडर ये होता है। पहला टूर्नामेंट कहाँ हुआ था? मलेशिया में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक, तो ये पॉइंट आपको थोड़ा ध्यान रखने हैं। ठीक है, हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, पद्म भूषण विनर रमाकांत रथ हु रिसेंटली पास अवे, ही वाज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। रमाकांत जी का भी हाल फिलहाल में निधन हुआ है, और वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पॉलिटिक्स, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, साइंस। तो बेटा ये किससे संबंधित है? लिटरेचर। ठीक है, ये साहित्य की फील्ड से संबंधित है, याद रखिएगा। रमाकांत जी पद्म भूषण पा चुके हैं। अब क्वेश्चन 2 तरीके से आ सकता है। रमाकांत जी जो कि पद्म भूषण और साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर है, वो किस भाषा के कवि हैं, या किस भाषा में उनकी साहित्यिक रचनाएं लिखी गई हैं, है ना। इन विच लैंग्वेज द लिटरेचर ऑफ रमाकांत इज रिटन? दैट इज उड़िया। ठीक है, ये किस भाषा के कवि हैं? उड़िया। उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, तो उड़िया भाषा में इन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया रचनाएं लिखी हैं, इसे ध्यान रखिएगा। ये है आपके रमाकांत जी। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक, ये छोटी सी उम्र, 90 साल की छोटी सी उम्र में इनका निधन हो गया, और उड़ीसा से बिलोंग करते थे। इनकी जो फेमस रचनाएं हैं, एक है सप्तम ऋतु, जिसके लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। इसके अलावा श्री राधा, जिसके लिए इनको सरस्वती सम्मान मिला। लेटर ऑन इनके इतने लंबे कंट्रीब्यूशन की वजह से इनको पद्म भूषण अवार्ड भी दिया गया। तो इनको 3 अवार्ड मिले हैं, इनकी एक क्रोनोलॉजी भी मैंने लिख दी है। सबसे पहले इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड, फिर सरस्वती सम्मान, देन इनको पद्म भूषण मिला, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विच एडिशन ऑफ बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज वरुण बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस इज गोइंग टू हेल्ड। तो देखो, वरुण इंडिया और फ्रांस के बीच होता है, ये तो आपको याद होना चाहिए। लेकिन अब क्या है कि याद तो हो गया है, ज्यादातर डिफेंस एक्सरसाइज बच्चों आपको याद हो गई है, लेकिन अब इसके एडिशंस पूछ लेते हैं। तो अभी जो एडिशन हुआ वो हुआ 23rd एडिशन। भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसेना व्यायाम वरुण का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? तो आंसर हो जाएगा 23वां। 23rd एडिशन है बेटा ये, है ना, याद रखिएगा। ठीक है। इंडिया एंड फ्रेंच नेवी सेट फॉर द 23rd एडिशन बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज वरुण 2025। ठीक है, तो भाई 19 से 22 मार्च के बीच में ये पूरी एक्सरसाइज होगी। इसकी शुरुआत हुई थी 2001 में। याद रखिएगा, पहली बार इसको हमने कब ऑर्गेनाइज किया था बेटा? 2001 में। तो वरुण इंडिया और फ्रांस के बीच होने वाली एक नेवल एक्सरसाइज है, जिसका 23rd एडिशन हमने अभी किया। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। ठीक, चलो यहां से आगे बढ़ते हैं। भाई डोनाल्ड ट्रम्प बन गए हैं हमारे यूएस के प्रेसिडेंट, फिर से री इलेक्ट हो गए, और इतिहास में इन्होंने पन्नों में अपना नाम दर्ज कर लिया है कि दूसरी बार री इलेक्ट होने वाले पहले प्रेसिडेंट है ना। तो ट्रम्प टावर रिसेंटली इंडिया में किस शहर में खोला गया? है ना, डोनाल्ड ट्रम्प के नाम से, है ना। ऑप्शन लखनऊ, दिल्ली, पुणे, उड़ीसा। तो बेटा ये खोला गया पुणे में। ट्रम्प टावर भारत के किस शहर में खुला? तो पुणे में, है ना। डोनाल्ड ट्रम्प को ब्रांड बनाकर पहला ट्रम्प टावर कहाँ पे खुला है बेटा? पुणे में। ठीक है, ट्रम्प वर्ल्ड सेंटर। ठीक है, ये बेसिकली एक प्राइवेट 23 स्टोरी बिल्डिंग है जो पुणे में खोली गई। आप देख सकते हैं, ये आपका ट्रम्प टावर है। ठीक है, ऑलरेडी ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प का बिजनेस में बहुत बड़े बिजनेस टाइकून के फॉर्म में फेमस रहे हैं, है ना। प्रेसिडेंट बनने से पहले इनका अपना बड़ा नाम रहा है बिजनेस के फॉर्म में, बिजनेसमैन के रूप में। तो डोनाल्ड ट्रम्प को हर कोई एक पहले बिजनेसमैन के फॉर्म में जानता था, तो इसीलिए इनके नाम पर बिजनेसेस चलते रहते हैं। और इंडिया में भी इसको एक ब्रांड बनाने के लॉन्च करने की शुरुआत कर दी गई है। ठीक है, मोदी जी और डोनाल्ड ट्रम्प के रिश्ते तो आप लोग जानते ही हैं, तो उसके चलते ये सब चीज़ें होना बहुत कॉमन चीज़ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी अच्छी और इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। फर्स्ट एवर डेडिकेटेड टेम्पल टू छत्रपति शिवाजी महाराज वाज ओपन इन विच सिटी ऑफ महाराष्ट्र? तो महाराष्ट्र में पहला छत्रपति शिवाजी महाराज का मंदिर कहां पर खुला? ठीक है, याद रखिएगा कहां पर शुरुआत की गई। ठीक है, तो ये लेकिन इंडिया का पहला नहीं है। इंडिया का पहला छत्रपति साहू शिवाजी महाराज का जो मंदिर है वो तेलंगाना में है। ठीक है, तेलंगाना में खुला। ये महाराष्ट्र का पहला है। क्या, कहाँ का पहला है? महाराष्ट्र का। इंडिया का तो सेकंड नंबर पर है। पहले नंबर में बेटा कहाँ पर है? पहले नंबर आपका तेलंगाना में है। ठीक है, ठीक है। शिवाजी की अगर हम बात करते हैं तो साउथ इंडिया में महाराष्ट्र और उसके आसपास के स्टेट्स में इनका काफी बोलबाला रहा है ना। जब आपने मराठा किंगडम को पढ़ेंगे तो इनके बारे में और इनकी चीजों के बारे में पढ़ेंगे फिलहाल आप। ठीक है, शिवाजी जो थे वो नीचे डेक्कन के सारे किंग के साथ मिलकर एसोसिएशन बनाकर वहां पर रूल कर रहे थे, चाहे वो बीजापुर के जो किंग हो या फिर आपके अहमदिया अंपायर के हो। ठीक है, फिलहाल आपने इस पे बहुत सारे कहानियां भी सुनी होगी। लेकिन अभी ये जो मंदिर शुरू हुआ है वो कहाँ हुआ है? तो बेटा ये हुआ है थाने में। ठीक है, थाने में भिवांडी, एग्जैक्ट जगह का नाम है भिवांडी, है ना। अगर डिस्ट्रिक्ट पूछेगा बेटा, डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा थाने, है ना। और थाने में कहा? भिवांडी में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक, तो ये मंदिर बहुत ही भव्य और बड़ा मंदिर है। ठीक है, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इसको इनॉर्गेट किया। इस मंदिर परिसर में अपने आप में बहुत यूनिकनेस है, बहुत ही बड़ा है और बहुत ही यूनिक है। ये एकदम शिवाजी के किले के तरीके से ही डेवलप किया गया है। जैसे शिवाजी का जो किला था, उस किले की जो स्ट्रक्चर था उसी तरह से इस मंदिर का डेवलपमेंट हुआ है। और ये अपने आप में एक अच्छी जगह है, एक टूरिस्ट प्लेस के फॉर्म में भी डेवलप होगा। मंदिर तो है ही है, लेकिन शिवाजी से संबंधित जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें आपको वहां पे मिलेंगी।
तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है महाराष्ट्र के लिए। ठीक है। चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र इनॉर्गेट द छत्रपति शिवाजी फर्स्ट टेम्पल इन भिवांडी थाने। ठीक है। ठीक। टू मार्क द मराठा वॉरियर किंग बर्थ एनिवर्सरी अकॉर्डिंग टू हिंदू लूनर कैलेंडर, है ना। शिवाजी की बर्थ एनिवर्सरी जब थी उसी के मतलब लूनर कैलेंडर के फॉर्म में, तो यह है ना। टेम्पल एज अ नेशनल एम्फेसाइजिंग इज इंस्पिरेशनल वैल्यू, टेम्पल ऑनर शिवाजी महाराज लेगेसी ग्लोरी एंड मराठा किंग, है ना। मैंने आपको बताया कि ये अपने आप में पूरी लेगेसी को डिस्क्राइब करता है। टेम्पल का जो स्ट्रक्चर है बहुत भव्य है, और उसका जो पूरा डिजाइन है वो किसने किया था, ये डिजाइन किया है आर्किटेक्ट विजय कुमार पाटिल। याद रखिए, विजय कुमार पाटिल वो है जिन्होंने इस मंदिर को डिजाइन किया है। ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। ठीक। चलो, हु वॉन द रमाकांत गोयनका एक्सीलेंस जर्नलिज्म अवार्ड इन हिंदी कैटेगरी। ठीक है। देखो, रमाकांत गोयनका जो अवार्ड होता है वो जर्नलिज्म की फील्ड में दिया जाता है बेटा। किस फील्ड में दिया जाता है, जर्नलिज्म। ठीक है। ये जो अवार्ड है वो जर्नलिज्म में दिया जाता है। किस में दिया जाता है, जर्नलिज्म में। और इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं, 20 कैटेगरीज हैं। ठीक है, 20 कैटेगरीज है, 20 डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है, इसे याद रखिएगा। अब इन 20 डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में, ठीक है, हिंदी कैटेगरी में किसको दिया गया ये अवार्ड, तो बेटा मधुलिका झा को। किसे दिया गया, मधुलिका झा को। रामनाथ गोयनका जी की अगर हम बात करें तो ये इंडियन एक्सप्रेस के फाउंडर है, और ये अवार्ड भी ऑर्गेनाइज कौन करता है, इंडियन एक्सप्रेस। याद रखिएगा, इंडियन एक्सप्रेस इस अवार्ड को ऑर्गेनाइज करता है, याद रखिएगा। 19 साल हो गए इस अवार्ड को ऑर्गेनाइज करते करते, और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप इसको ऑर्गेनाइज करता है, और हर साल दिया जाता है ना। और ये बहुत ही बड़ा अवार्ड है। ठीक है। हमारी जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने इसको इनॉर्गेट किया, और जितने भी अवार्डीज हैं उनको अवार्ड भी उन्होंने ही दिया। तो इसको इनॉर्गेट करने का भी श्रेय किसे आता है, हमारे प्रेसिडेंट। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया। अब अगर हम बात करते हैं रामनाथ गोयनका अवार्ड के बारे में, तो थोड़ा सा एक समरी देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, किस कैटेगरी में किसको क्या मिला, ठीक है, पूछा जा सकता है। हिंदी में तो मधुलिका झा को मिला। ठीक है, आज तक की चैनल है इनका। रीजनल लैंग्वेज में जीशा एलिवेथ को मिला, मध्यमाल चैनल है इनका। इन्वायरमेंट साइंस के लिए शिबू कुमार त्रिपाठी, इंडिया टुडे से। अनकवरिंग इंडिया इनविजिबल, ठीक है, अनकवरिंग इंडिया इनविजिबल कैटेगरी एक है जिसमें इंडिया के इनविजिबल एरियाज को या इनविजिबल चीजों को बाहर लाना। तो सत्या सुंदर बारिक, द हिंदू के, द हिंदू एक बड़ा न्यूज चैनल है। बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए त्वेश मिश्रा, इकोनॉमिक्स टाइम। ठीक है, पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट के लिए मैथी पोर्चिया, द हिंदू। स्पोर्ट जर्नलिज्म के लिए शाहाब अली अमरनाथ कश्यप, हिंदुस्तान टाइम्स। इन्वेस्टिगेट रिपोर्टिंग डिटेल में बताने वाली निहाल महेंद्र सिंह एंड मिहिर वासवदा, इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है, ये 3 रिपोर्टर हैं जो बहुत डिटेल में इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग करते हैं। फीचर राइटिंग सुवाजीत राय, इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है, फॉरेन करस्पॉन्ड कवरिंग इंडिया नीलेश क्रिस्टोफर, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। प्रकाश कारवदे मेमोरियल अवार्ड, ठीक है, ये भी एक अवार्ड दिया जाता है। जीत मंशु एंड सोमिता पाल, हिंदुस्तान टाइम्स। ठीक है, फिर फोटो जर्नलिज्म, ये काफी पूछा जाता है। पी रवि कुमार, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है, फोटो जर्नलिज्म याद रखिएगा। बुक्स नॉन फिक्शन बुक के लिए AR वेंकट चलापथी, पेंगुइन रैंडम हाउस से इनको मिला है। तो बेटा ऐसे बहुत सारी कैटेगरीज और भी है, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट कैटेगरीज है वो मैंने आपके सामने रख दिया है। हिंदी और ये फोटो जर्नलिज्म के लिए पूछा जाता है, तो इसे याद रखिएगा। नॉर्मली क्वेश्चन कैसे आता है, नॉर्मली क्वेश्चन आता है कि गोयनका अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है, किस फील्ड में दिया जाता है, तो आपको याद रखा है जर्नलिज्म की फील्ड में दिया जाता है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये थोड़ा सा एक सिंपल सा जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ इज डिस्क्राइब इन विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की किस सूची के अंदर दल बदल अधिनियम है ना। दल बदल अधिनियम या एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, इनिशियली एंटी डिफेक्शन लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, याद रखिएगा।
एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है बेटा, एंटी डिफेक्शन लॉ की अगर हम बात करते हैं तो एंटी डिफेक्शन लॉ इज नॉट अ पार्ट ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 10th शेड्यूल में हमने इसे जोड़ा, है ना। किस शेड्यूल में? 10th शेड्यूल में हमने इसे 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 में इसे ऐड किया। तो याद रखिएगा, एंटी डिफेक्शन लॉ किस शेड्यूल के थ्रू ऐड हुआ? 52nd, और सॉरी किस अमेंडमेंट के थ्रू, किस शेड्यूल में? 10th शेड्यूल में। किस ईयर में ऐड हुआ? 85 में। ठीक है, देखिए आपके जो पेपर होते हैं उनमें शेड्यूल्स बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, जितने भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्स हैं वो पूछे जाते हैं। तो मैं आपको एक बहुत ही सिंपल तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको ये सारे शेड्यूल याद हो जाएंगे, ठीक है। और बहुत आसान तरीका है, अगर तरीका पसंद आए तो भैया लाइक और शेयर कर देना, है ना। एक वर्ड आपको याद रखना है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है। तो बेटा देखो ये जो वर्ड है, ये वर्ड ही टोटल 12 है ना। अगर हम इसकी नंबरिंग कर लें इन वर्ड की, ठीक है, देखो ये 1 हो जाएगा, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा एक साथ टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है बेटा। अब बेसिकली आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जो शेड्यूल्स हैं सारे आपको याद नहीं करने, है ना। जैसे 12 याद कर लो, 11 याद कर लो, 10 याद कर लो, 8 याद कर लो, 7 6, बस इतना याद कर लोगे तो काफ़ी है, पेपर में क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। बाकी हम बात तो पूरी करेंगे। शुरुआत हम करते हैं एकदम लास्ट से, है ना, 12th। बेटा 12th शेड्यूल की अगर हम बात करें तो इसमें क्या डिस्क्राइब है? ये आपका 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 से ऐड हुआ है ना। और इसमें बात हुई है किसकी? म्युनिसिपैलिटीज, है ना। याद रखिएगा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के दो हिस्से। ये आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड हुआ है। इसमें बात हुई है किसकी बेटा? पंचायती राज सिस्टम की। किस शेड्यूल में? 11 शेड्यूल में, ठीक है। फिर 10 शेड्यूल पे अभी हम बात कर ही चुके हैं, इसके अंदर ये ऐड हुआ है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, है ना। और इसके अंदर जो डिस्क्राइब बेटा क्या है? इसके अंदर है आपका एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। ध्यान रखिएगा इनिशियली 8 ही हमारे थे, बाकी सब हमने अमेंडमेंट करके ऐड किए, है ना। फिर ये 9th वाला जो ऐड हुआ, ठीक है, लैंड रिफॉर्म। क्या है बेटा? लैंड रिफॉर्म। ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, याद रखिएगा, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं ओ 8th शेड्यूल, तो इसके अंदर बेटा क्या है? इसके अंदर है आपका ऑफिशियल लैंग्वेजेस, है ना। इनिशियली 14 थी, 14 से बढ़ के कितनी होगी? 22, है ना। टोटल हमने 8 लैंग्वेजेस ऐड की है। इसमें सिंधी सबसे पहले हुई, फिर नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी हुई, फिर बीडीएमएस, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली हुई। 8 लैंग्वेजेस हो गई, ठीक है। अभी जगह बची नहीं है तो डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, फटाफट आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा आपका फेडरल स्ट्रक्चर। क्या आएगा बेटा? फेडरल स्ट्रक्चर, है ना। सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बीच में जो 3 लिस्ट आती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, वो इसी के अंदर डिफाइन होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। 5th नंबर पर है आपका, ठीक है बेटा। 5th नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 5th नंबर पर आपका है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्केड्यूल एरिया, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्केड्यूल एरियाज, है ना। और 6th नंबर पर है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अदर स्केड्यूल्स एरिया, है ना। यहाँ पे अदर आ जाता है, अदर स्केड्यूल एरियाज, है ना। इसमें 4 एरिया है, ATMM, है ना। ATMM मतलब 4 स्टेट के बारे में बात हो रही है, असम, त्रिपुरा, ठीक है, मेघालय एंड मिजोरम, याद रखिएगा।
4 स्टेट्स के बारे में हो रही है, असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। तो 6 शेड्यूल के अंदर कौन से 4 स्टेट डिस्क्राइब है? 4 है, ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। ठीक है, बाकी अगर हम इधर बात करें तो ये भी वैसी शेड्यूल है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अब इतनी जगह बची नहीं है, मैं किसी एक सेपरेट वीडियो में पूरा एकदम एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। ठीक है गाइज, तो आप इसे नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से याद रखोगे तो कभी शेड्यूल भूलोगे नहीं, है ना। और शेड्यूल आपके पेपर में अक्सर आते ही आते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, और आज के इस लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।